आपका स्वागत है जो प्रोमिस के इस एक इंटरव्यू सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला जो इंटरव्यू है वो आपका हम करेंगे और ये काफी ज्यादा मददगार साबित होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो जीएसटी एसएसटी 23 के लिए, स्पेशली एसएससी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफी यूजफुल और सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि आपके पास बिल्कुल में सर, बहुत जो जी, जी। आपके पास बहुत-बहुत में धन्यवाद सर मुझे मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। अनुराग जी, आप सर अपना एक संक्षिप्त परिचय दें। आपकी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या पढ़ाई रही है, क्या शैक्षिक आपकी योग्यताएं रही हैं, जी। और अभी आप कहाँ पर हैं? जी, सबसे पहले तो मेरा नाम अनुराग यादव है और मैं यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले का निवासी हूँ और मेरी पढ़ाई इसी ज़िले में हुई है, गाँव में रहकर हुई है और मैंने हिंदी माध्यम से ही अपनी पूरी स्कूलिंग की है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड से किया है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख किया। वहाँ से मैंने 2013 में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करता था क्योंकि मेरे लिए प्रायोरिटी एक जॉब पाना था क्योंकि उसी समय से मुझे ये फ़ील होने लगा था कि आई एम एन अनएम्प्लॉयड पर्सन। तो ये एक सेंस तभी से आ गया था कि एक तो ज़िम्मेदारी इसलिए भी आ गई थी, बढ़ गई थी क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा सदस्य हूँ। तो मेरे लिए प्राथमिकता ये थी कि सबसे पहले मुझे एक नौकरी मिले, वो कैसी भी मिले, किसी भी तरह से मिले, बस मेरी प्राथमिकता ये थी कि नौकरी मिले। तो ग्रेजुएशन के साथ-साथ मैंने कोचिंग भी स्टार्ट कर दी थी और कोचिंग भी पढ़ाई मैं करने लगा, तैयारी भी करने लगा, एसएससी और जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए तैयारी करने लगा। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर ये तैयारी का सिलसिला आगे बढ़ता रहा, फिर गवर्नमेंट सर्विस में जाने का मौका मिला। सर बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली ये जान के कि आपने जो अपनी पढ़ाई की है वो यूपी बोर्ड से की है। और सर उसके जो कैंडिडेट्स हिंदी माध्यम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, उनको ये जान के एक मोरल बूस्ट मिलेगा कि हमारी इंग्लिश कमजोर है या हम इंग्लिश को अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो वो आपके माध्यम से ये निश्चित रूप से लोगों को सीखने को मिलेगा। एसएससी बिल्कुल सर। 2022 का सर जो एग्जाम हुआ था उसमें आप अपने अचीवमेंट के बारे में, मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप बताएं उसको। सर ऐसे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मुझे एसएससी में ये जीएसटी के एग्ज़ामिनेशन में पहली बार बैठने का मौका नहीं मिला, बल्कि इससे पहले भी मैं अपीयर हो चुका था 2017 के एग्ज़ामिनेशन में। और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन थी, उस समय ग्रेजुएशन में मेरे हिंदी और इंग्लिश दोनों मेन सब्जेक्ट थी। तो उस समय सिर्फ़ कैग में ये रिक्वायरमेंट थी, कैग एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों मेन सब्जेक्ट के रूप में ग्रेजुएशन में आपने पढ़ रखा है और साथ ही साथ आपने पीजीडीटी कर रखा है, तो देन यू कैन अप्लाई। तो मैंने अप्लाई कर दिया और मैं डीवी के स्टेज तक गया। फॉर्चुनेटली मेरे जो मार्क्स थे वो जनरल कैटेगरी से 5 नंबर अबव थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि कैग ने उस समय अपनी सारी वैकेंसी विथड्रॉ कर ली। तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो ये एक जर्नी है, इस तरह से बहुत सारी असफलताएँ रही, तो ये एक जर्नी है जो जीएसटी से रिलेटेड है। तो इसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट सर्विस में आ गया और क्योंकि मेरे पास एमए नहीं था, तो मैं अप्लाई नहीं कर पाया। फिर जब मैंने एमए किया, उसके बाद मैंने अप्लाई किया और एमए हिंदी से मैंने किया और एमए भी मेरा अगस्त 2022 में कंप्लीट हुआ और अगस्त 2022 ही लास्ट डेट थी। अ, अगस्त में ही लास्ट डेट थी 2022 की जीएसटी की और उसमें मुझे फॉर्चुनेटली अपीयर होने का मौका मिला। अगर रिजल्ट डिले होता तो मैं शायद आज यहाँ पे नहीं बात कर रहा होता आपसे। तो इस तरह से मुझे जीएसटी 2022 में अपीयर होने का मौका मिला और प्री भी ठीक रहा, प्री के मार्क्स भी अच्छे रहे। प्री के मार्क्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 169.5 मार्क्स आए थे मेरे प्री में और मेंस मेरा थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था। मेंस में मैं सिर्फ़ बारली 3 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे और 3 के ही आंसर लिखे थे। एक हाफ पेज से भी कम मैंने 4th आंसर लिखा था। तो मुझे बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा चयन होगा। आप एसएसटी की तो बात छोड़ ही दीजिए, मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे जीएसटी भी मिलेगा।
लेकिन कुछ राइटिंग स्किल हो या जो कुछ भी हो, एग्जामिनर को मेरे आंसर्स ठीक लगे, उन्होंने उसको उचित मार्क दिया और इस तरह से मेरा चयन हुआ एसएससी जीएसटी 2022। ओके अनुराग जी, ये तो बहुत अच्छा लगा सुन के, और स्पेशली जो लोग ब्रेव होते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है। तो बिल्कुल, जैसे आपका रिजल्ट टाइमली आ गया लास्ट ईयर और नोटिफिकेशन की कट ऑफ डेट के पहले आप अप्लाई कर पाए। सो बिल्कुल। ऐसे इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका पीजीडीटी का जो इशू है वो उसी प्रकार से है। लेकिन अभी आप, जहां तक मैं जानता हूं कि अभी आप एक सर्विस से छोड़ के, एक गवर्नमेंट सर्विस से छोड़ के दूसरी में आपने स्विच किया है। तो आप अपने पहले जॉब अनुभव के बारे में बताएं कि वो आपकी पहली गवर्नमेंट जॉब थी या दूसरी थी, और अभी जब आप एसएससी एसटीओ सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर बन गए हैं, तो वहां से जो ये आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसको आपने कैसे कैरी किया, या उसका आपको यहाँ पे क्या फायदा मिलेगा। सर एक्चुअली ये मेरी फोर्थ जॉब कह सकते हैं। बाकी सारी जॉब ग्रुप सी की ही थी। तो मेरा प्रयास था कि थोड़ा-सा अपग्रेड करें अपने करियर को। प्रयास हमेशा से यही रहा था और अभी भी रहेगा। तो मेरी पहली जो जॉब थी वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल एज़ ए कांस्टेबल मेरा सिलेक्शन हुआ था और वहाँ पे 1 वीक के बाद मैंने उस जॉब को छोड़ दिया कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आगे पढ़ाई ना कर पाऊँ या फिर जो मेरे जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव ना कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। हालाँकि मेरा ये कदम घर वालों को बहुत वेलकमिंग नहीं था उनके लिए, क्योंकि मैं सबसे बड़ा था और पहली जॉब ही छोड़ देना, तो दैट वाज़ कंप्लीटली शॉकिंग फॉर देम आल्सो। तो फिर भी मैंने उसे छोड़ दिया और मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई करूँगा कुछ इस टाइप की। तो स्टार्ट भी किया मैंने, लेकिन उस जर्नी में एसएससी सीएचएसएल से मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में एज़ ए क्लर्क नौकरी करने का मौका मिला। तो वहाँ पे रहते हुए मैंने और भी एग्ज़ाम्स दिए, जिनमें 2 जगह और सिलेक्शन हुए स्टेट गवर्नमेंट के थे। लेकिन मैंने वहीं कंटिन्यू किया क्योंकि मुझे वहाँ पढ़ाई का समय मिलता था और जॉब भी बहुत ईज़ी थी, मतलब इतना हेक्टिक नहीं था। तो मैंने वो कंटिन्यू किया। मैंने अपने सीनियर से भी पूछा था कि सर मैं क्या करूँ? स्विच करूँ कि यहीं पे रहूँ? उन्होंने बोला कि नहीं, आप यहीं पे रहो। अगर आप बड़ा ड्रीम कर रहे हो, तो आप यहीं पे रहो और मेहनत करते रहो और आगे जाओ। अपने गार्जियन से भी मैंने पूछा, तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया। तो कुल मिला के अपने विवेक से और सभी के सजेशन से मैंने ये स्टेप चुना कि मैं वहीं पे रहूँगा और मैंने वहीं से रह के तैयारी की। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा एमए कंप्लीट नहीं था, इसलिए मैंने जीएसटी में अपीयर होना छोड़ दिया था। जॉब के साथ मैंने एमए किया और एमए मेरा 2022 अगस्त में कंप्लीट हुआ और अगस्त में ही फिर मैं जीएसटी का फॉर्म फिल कर पाया और उसमें अपीयर हुआ। तो अ, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि जॉब के साथ तो इतना आसान नहीं होता पढ़ाई करना, लेकिन असंभव भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। हम पढ़ाई भी कितना करते हैं, अगर हम अपने वर्किंग आवर को देखें और साथ ही साथ ये देखें कि कितना समय हमें मिलता है और हमारे पढ़ाई करने का जनरली टाइम कितना होता है, कितने ड्यूरेशन हम पढ़ाई करते हैं। तो बिल्कुल हम उतना पढ़ाई के लिए समय निकाल सकते हैं और यही कोशिश मेरी हमेशा से रही, मैं कोशिश करता रहा और पढ़ाई करता रहा, जॉब भी चलती रही, जॉब में भी कोई ऐसा उसका डिस्टर्बेंस नहीं रहा पढ़ाई का और ना ही जॉब का डिस्टर्बेंस पढ़ाई पे रहा। तो दोनों साइमल्टेनियसली चलती रही और जॉब का बिल्कुल मैं कहूँगा कि उसके काफ़ी अच्छे प्रभाव भी थे इस कंप्लीट सिलेक्शन में, क्योंकि मेरी एक क्यूरियोसिटी थी कि और एक इच्छा भी थी कि किस तरह से फॉर्मल राइटिंग और किस तरह से फॉर्मली हम बातों को कन्वे करते हैं, वो सीखने की बड़ी इच्छा थी। वो मैं ऑफिसर्स किस तरह से लिखते थे, एज़ ए क्लर्क मैं उनको सीखता था, मैं खुद से फिर ड्राफ्ट करने लगा, गलतियाँ होती थी, ऑफिसर उसको ठीक करते थे, अमेंड करते थे। धीरे-धीरे मेरी गलतियाँ इतनी कम होने लगीं कि वो खुद भी प्रभावित होते थे। एक बार तो उन्होंने पूछा कि, "ये आपने लिखा है?" मैंने कहा, "हाँ सर, मैंने लिखा है।" तो इस तरह से कई जब हम तैयारी भी करते हैं तो हम वोकैब पढ़ते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता हम उनका यूज़ कहाँ करेंगे, लेकिन मैं उन वर्ड्स को वहाँ यूज़ करता था। तो वहाँ के ऑफ़िसर भी पूछते थे, "ये वर्ड कहाँ से लाए आप? इसकी मीनिंग क्या होती है?"
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता था चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ करना। हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली यूज़ कम करते हैं, तो प्रैक्टिकली यूज़ करता था। तो कुल मिला के ये जो राइटिंग की स्किल जो मैंने डेवलप की थोड़ी बहुत अपने लेवल पे, और फॉर्मली जो हम कहते हैं, कन्वे करते हैं बातों को, तो ये राइटिंग में मुझे काफ़ी हेल्प किया स्टेज 2 में। सर। ओके अनुराग जी, ये बहुत अच्छा लगा सुन के, और स्पेशली जॉब के साथ वाला जो आपने बताया कि जो आपको वक्त मिलता था उसका आप जॉब के टाइम के ऊपर और उन चीजों का वो कैब का जिस तरह से यूज करते थे। तो आप सर। ये बताइए कि जो कैंडिडेट्स अभी हैं, जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको जो स्पेशली लोग जॉब में हैं और पेपर वन के लिए उनको स्पेशली किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए ताकि वो मैक्सिमम स्कोर कर सकें। सर, मेरा ये मानना है कि पेपर 1 का बहुत बड़ा महत्व है आपके फाइनल सिलेक्शन में, क्योंकि ये पिछले एग्ज़ाम्स में सभी को ये बात समझ में आ गई कि पेपर 2 जो भी है वो कंप्लीटली अनसर्टेन है। तो उसमें बहुत ही अनिश्चितताएँ हैं। आपको यू कैन नॉट बी श्योर कि हमारे इतने मार्क्स आ ही जाएँगे या आई विल स्कोर अराउंड 150। तो ये श्योरिटी हो ही नहीं सकती जिस तरह से पिछली बार मार्किंग हुई। और इस हिसाब से अगर हम देखें, अगर यही ट्रेंड चलता रहा, तो हो सकता है कि इस बार के सेशन में, इस बार के जो एग्जाम है, उसमें भी अगर ऐसी ही मार्किंग रही, तो बहुत ही मुश्किल है पूरी तरह से इसको सक्सेस इसमें पाना। तो इस हिसाब से पेपर फर्स्ट में आप जितना भी ज्यादा स्कोर करेंगे, वो आपके सक्सेस को और भी ज्यादा सुनिश्चित करेगा, और भी ज्यादा असरटेन करेगा। और पेपर 1 में मोस्टली आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट की थोड़ी चीज़ें हैं, उनको भी आपको समझना है। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस कंप्लीट कीजिए, स्टैंडर्ड बुक लीजिए जिसमें मिस्टेक्स कम से कम हो, एरर्स कम से कम हो। तो ऐसी स्टैंडर्ड बुक लीजिए, जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स पे भी हैं। तो और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप अपीयर हो सकते हैं डेली क्विज़ेज़ के लिए, और गाइडेंस भी ले सकते हैं जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या मेंटर्स हैं। तो इस तरह से आपका सबसे बड़ा एम होना चाहिए कि आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। उसके बाद जो भी आपको सिलेबस के अंदर मटेरियल्स हैं, जो बुक्स आपको प्रोवाइड कराती है, ऑथेंटिकेट बुक्स प्रोवाइड कराती है, उस बुक्स पे रिलाई करके और उसको थोरोली उसको पढ़िए। तो ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस सेट आपको रोज़ सॉल्व करना चाहिए। और मैं सर ये करता था क्योंकि मैं अपना अनुभव बताऊँगा कि मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की थी, तो इसलिए इंग्लिश की मैंने प्रिपरेशन की थी। और साथ ही साथ मैं स्टेट गवर्नमेंट के भी जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशंस होते थे, उसमें भी अपीयर होता था। तो स्टेट गवर्नमेंट्स में क्या होता है कि हिंदी मैंडेटरी होती है एज़ अ सब्जेक्ट। तो हिंदी उसके लिए पढ़नी पड़ती थी। साथ ही साथ अगर आप पीसीएस दे रहे हैं या फिर आरओ, एआरओ दे रहे हैं यूपी-पीसीएस के, तो उसमें भी आपको हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जी। तो इसकी वजह से मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही काफ़ी थोरोली पढ़ना पड़ता था, और मैंने पढ़ा था, तो सिलेबस मेरे लिए ऑलरेडी कंप्लीट थे, बस मुझे रिवाइज़ करना था। तो मैंने ये किया था, मैं उन कैंडिडेट्स को बोलूँगा कि जिनके सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हैं, जो सब कुछ पढ़ के बैठ चुके हैं और जिनको सिर्फ रिवाइज़ करना है, तो मैंने ये किया था कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, जो ऑथेंटिकेट हो, या फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। उसमें आप ये देखिए, उनको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के टाइम पे आप ये देखिए कि कौन-कौन से चैप्टर से आप क्वेश्चन को मिस कर रहे हैं, कौन-कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। उन चैप्टर्स पे फोकस कीजिए, वहीं से आप पता कर सकते हैं कि आपकी वीकनेस कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से एरियाज़ हैं कि दोनों ही भाषाओं में। और भाषाओं पे पकड़ बनाने के लिए आप बुक को अच्छे से पढ़िए, और जो भी मेमोरी करने वाली चीज़ें हैं, वो आप याद कीजिए। जैसे कि पर्यायवाची है, उसके कोई और उपाय नहीं है, उसका कोई ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। आपको वो रटना ही रटना है, याद ही करना है। तो जो याद करने वाली चीज़ें हैं, वो याद कीजिए, जहाँ कॉन्सेप्ट की बातें हैं, कॉन्सेप्ट से याद कीजिए। सर। अनुराग जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और जो सभी कैंडिडेट्स हैं इस बात से एग्री होंगे कि वो इस प्रकार से अपनी तैयारी करेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसी से संबंधित यदि मैं आपसे ये पूछूं कि जो पोर्शंस में जिन पोर्शंस में कैंडिडेट्स को परेशानी आ रही है, जो उनके चैप्टर्स हैं जिनमें उनको मुश्किल लग रही है, उन सर। मुश्किलों से पार पाने के लिए वो क्या करें? क्योंकि जनरली क्या होता है कि कैंडिडेट्स जो आसान चीजें हैं उनको कर लेते हैं और जो मुश्किल चीजें हैं उनसे डर जाते हैं। तो आपकी क्या राय रहेगी ऐसे कैंडिडेट्स को कि जो चीजें किसी के लिए क्लोज टेस्ट टफ हो सकता है, किसी के लिए जंबल टफ हो सकता है,
किसी के लिए कॉम्प्रहेंशन टफ हो सकता है, किसी के लिए संधि टफ हो सकती है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से, आपके पास में जो विशाल अनुभव है उसके हिसाब से आप क्या राय देंगे? सर जैसे क्लोज टेस्ट और जम्बल्ड और साथ ही साथ आपने कंप्रिहेंशन की बात की, तो ये तीनों चीज रिलेटेड है, इसलिए आपने कलेक्टिवली इनका नाम लिया। तो ये आपके कंप्रिहेंशन स्किल पे डिपेंड करता है, ये तीनों पार्ट। साथ ही साथ इसके और भी पार्ट्स उसमें इंक्लूड होते हैं जब आप ट्रांसलेशन करते हैं पेपर 2 में, और साथ ही साथ जब आप एरर ढूंढते हैं सेंटेंस में, ग्रामर में, चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो। तो ये कुल मिला के सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप भाषा को पढ़ते हैं, भाषा को समझते हैं, भाषा को अच्छी तरह सीखने की कोशिश करते हैं, तो हर एक पार्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। चाहे वो संधि हो, चाहे पर्यायवाची हो, चाहे वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द की बात, अगर कोई एक शब्द आता है तो वो हो सकता है कहीं पैसेज में भी आ जाए, वो हो सकता है कहीं क्लोज टेस्ट में आ जाए हिंदी के। तो इस तरह से हर एक चीज रिलेटेड है। इसके लिए आपकी कंप्रिहेंशन एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, ग्रामर तो आप पढ़िए पढ़िए, भाषा के जो व्याकरण का जो भाग है उस पे पकड़ बनाइए। साथ ही साथ आप डेली रीडिंग की हैबिट डालिए, चाहे न्यूज़पेपर हो, इंग्लिश के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, हिंदी के लिए आप कहानियां पढ़ सकते हैं, कुछ निबंध पढ़ सकते हैं जिसमें क्लिष्ट शब्दों का भी प्रयोग होता है, घुमा फिरा के बातें कही जाती है। तो वो आप उनको चीजों को समझ पाएंगे और भाषा को पकड़ पाएंगे। तो भाषा की पकड़ बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं इसमें। साथ ही साथ व्याकरण की भी समझ अच्छी होनी चाहिए। जी अनुराग जी, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। एक चीज, ये एक प्रश्न मेरा इसी से संबंधित और है कि जब सर। परीक्षा के लिए कम समय बचा है, जैसे कि अभी कम समय बचा है, और ऐसे में कैंडिडेट्स को, चूंकि जो ये वाला एग्जाम होता है इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के सभी कैंडिडेट्स होते हैं, और जो उनका सर। कंपटीशन लेवल होता है वो भी एक क्लास कंपटीशन होता है। तो यहाँ पे आपके हिसाब से एक कैंडिडेट्स को, मीन्स विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है जहां पे वो अपने कंपिटिटर्स को बीट कर सकता है? मीन्स सिलेक्शन होने और सिलेक्शन नहीं होने के बीच का जो अंतर है, वो एक कैंडिडेट्स को किस प्रकार से अपना जो है उसको बांटना चाहिए? सर इसके लिए सर मैं ये कहूंगा कि कैंडिडेट्स कभी कभी ऐसा होता है कि वो मल्टीपल रिसोर्सेज पे डिपेंड हो जाते हैं। अंततः उनको एग्जाम जितने भी करीब आता जाता है, उनकी घबराहट बढ़ती जाती है। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सा नहीं। ये आपको पहले डिसाइड करना है। फिर भी अगर आपके पास कम समय बचे हैं, तो किसी सिंगल सोर्स पे डिपेंड होके जो आपके सिलेबस है, कम से कम अपने सिलेबस को आप कंप्लीट कर लीजिए। ज्यादा ब्रॉड में अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, अगर आपको हिंदी भाषा में शोध करने का समय नहीं है, वैसे शोध भी नहीं करना है इस परीक्षा के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कम समय है, तो आप कम समय के हिसाब से आपका जो सिलेबस कहता है, आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, और एसएससी के नोटिफिकेशन से सिलेबस भी देख सकते हैं। उस सिलेबस को कवर करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे पहले आप सिलेबस कवर कीजिए किसी भी ऑथेंटिकेट बुक से। ओके अनुराग जी, जो अभी आपने बताया पेपर वन की तैयारी के बारे में और उन कैंडिडेट्स के बारे में भी कि जिनके पास कम समय है वो किस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी यदि मैं आपसे पूछूं कि पेपर वन खत्म होने के बाद में पेपर टू की जो तैयारी है वो एक कैंडिडेट को किस प्रकार करनी चाहिए, और आपकी स्ट्रेटेजी इसके बारे में क्या रही थी? सर सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। मैंने पेपर 1 और 2 मिला के बेयरली 30 डेज ही पढ़ाई किया था, दोनों मिला के। 15 दिन के आसपास मैंने 1 के लिए तैयारी किया था, और 15 दिन के आसपास मैंने सेकंड के लिए तैयारी किया था। वो इसलिए संभव हुआ सिर्फ 30 दिनों में, क्योंकि मैंने सतत रूप से हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई जारी रखी थी। जी। तो इसलिए अगर ये कहें हम दिनों में काउंट करें, तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं होगा कि 30 दिन में कैसे संभव है। कैंडिडेट्स पूछ भी सकते हैं। तो 30 दिन में बिल्कुल संभव नहीं है, और कोई भी परीक्षा पास करना 30 दिन में असंभव है। तो मैं ये क्या बता रहा हूँ कि इसकी हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई मैंने काफ़ी समय से जारी रखा था, और मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर रोज पढ़ता था। मैं कम से कम 8-9 सालों से इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ। तो इसका बेनिफिट मुझे नज़र भी आता है, और मैं सजेस्ट करूंगा जो भी लॉन्ग टर्म के लिए कैंडिडेट्स हैं, जो इस बार अपीयर हो रहे हैं और उनके प्रयास हैं नेक्स्ट टाइम भी, उनके प्लान है नेक्स्ट टाइम भी अपीयर होने के, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, हिंदी के भी आर्टिकल्स पढ़ें, और थोड़ी थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस करें।
जिससे कि पेपर 2 में उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो पाए ये सारी चीज़ें। पेपर 2 कंप्लीटली आपके अंडरस्टैंडिंग और आपके थॉट प्रोसेस वो किस तरह से फ्लो होता है, किस तरह से आप बातों को कन्वे करते हैं और उनके स्टेप्स क्या हैं, आप किस तरह से बातों को स्टेप बाय स्टेप कहते हैं, उसके क्या किस तरह से आप फॉर्मुलेट करते हैं चीज़ों को, ये मैटर करता है और आपकी भाषा कैसी है। जैसे कि अगर हम यूपीएससी और पीसीएस ऐसे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन से अगर कंपेयर करें, तो कैंडिडेट्स कह सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ा-सा ग्रामेटिकल एरर होता है या फिर मात्राएँ गलत होती हैं, फिर भी एग्ज़ामिनर उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल अलग है। ये एग्ज़ाम आपकी भाषा से संबंधित ही है। अगर आपकी भाषा की ही पकड़ कमज़ोर होगी, तो एग्ज़ामिनर पे बिल्कुल बुरा असर जाएगा। इसलिए आप अपनी भाषा पे बहुत अच्छा पकड़ बनाइए, गलतियाँ कम से कम कीजिए, ना के बराबर करने की कोशिश कीजिए। मात्रात्मक गलतियाँ हैं, व्याकरणात्मक गलतियाँ हैं, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो आपके एग्ज़ाम में तो बिल्कुल ही भी ना हो, तो आपका प्रयास ये होना चाहिए। और अगर आपको बैठने का अवसर मिलता है सेकंड स्टेज में, तो आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपना अनुभव साथ में शेयर करना चाहूँगा, मेरी गलतियों से आप सीख सकते हैं। जी। ट्रांसलेशन के लिए मैंने 15 दिन का ही प्रैक्टिस किया था, जैसे मैंने बताया। 15 दिन तो मैंने किया था, लेकिन इससे के लिए मैंने नोट्स बनाए थे। नोट्स भी आप ज़रूर बनाइए, हर एक रिलेवेंट टॉपिक्स पे। कुछ ऐसे 20 टॉपिक्स हो सकते हैं, जो रिलेवेंट हो सकते हैं और आप प्रीवियस एग्ज़ामिनेशन से उनको कोरिलेट भी कर सकते हैं। आप पिछले जितने भी एग्ज़ामिनेशंस के आपको क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, मेंस के, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए कि कौन-कौन से इससे आए थे, किस-किस टॉपिक्स पे आए थे, उनको नोट डाउन कर लीजिए। आप उसमें देख पाएँगे, जैसे मैंने खुद भी ये ऑब्ज़र्व किया था, आप उसमें देख पाएँगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो बार-बार रिपीट हो रहे थे। जैसे भ्रष्टाचार का हो सकता है, नारी से संबंधित हो सकता है, नारी उत्थान से संबंधित हो जी। सकता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स बार-बार रिपीट हुए थे और मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया था, बहुत से कैंडिडेट्स ने ऑब्ज़र्व किया था। तो ये अच्छी बात है जो इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इसको इतना क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं। तो आप पिछले एग्ज़ामिनेशंस को देखिए, उसमें कौन-कौन से टॉपिक आए थे और इसी तरह से आप 20 टॉपिक्स या 25 टॉपिक्स पे अपनी एक 1 पेज हर एक टॉपिक पे 1 पेज का नोट्स बनाइए। जैसे अगर महिलाओं से संबंधित इश्यू है, विमेन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, तो विमेन से रिलेटेड क्या-क्या इश्यूज़ हैं हमारे यहाँ, कुछ डेटा आप नोट डाउन कीजिए, कुछ फ़ील्ड्स नोट डाउन कीजिए, गवर्नमेंट्स क्या कर रही है, गवर्नमेंट्स के क्या प्लान्स हैं और क्या डेटा है, कितना सुधार हुआ है, हमारे अंदर कमी क्या है हमारे देश में और हमें सुधार की क्या आवश्यकता है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें नोट डाउन कीजिए, सभी टॉपिक्स पे नोट डाउन कीजिए और मैंने भी यही किया था और अ, वो बिल्कुल कुछ एग्ज़ाम में उसी से रिलेवेंट टॉपिक आया था और मुझे उससे काफ़ी मदद मिली थी। इस तरह से आप अपने एक छोटा-सा 20-25 पेजेज़ का एक नोट्स बनाइए। ये तो हो गया आपको डेटा कैसे ले आना है एस्से में। जी। इन डेटा से आप इससे राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपना अनुभव जो बताने जा रहा था वो यही है कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। इस वजह से मैंने एग्ज़ामिनेशन में सिर्फ़ 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे और अपनी पूरी बुद्धिमत्ता, अपनी पूरी क्षमता मैंने उस 3 क्वेश्चन में ही लगा दी है जिससे कि एग्ज़ामिनेशन का टाइम ओवर हो गया और मेरे हाथ से कॉपी छीन ली गई। तो ये गलतियाँ आप मत कीजिए और प्रैक्टिस बहुत कीजिए, प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, उतनी तेज़ी से आप लिख पाएँगे, उतना एग्ज़ैक्टली लिख पाएँगे जो आप कहना चाहते हैं, उतनी तेज़ी से आप बातों को कन्वे कर पाएँगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपके जितना भी डेटा आप मेमोराइज़ करते हैं, उसके साथ-साथ आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गया सर इससे को रिलेटेड और जी। आपको ट्रांसलेशन से रिलेटेड भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप किसी मेंटर को चुन सकते हैं, किसी की गाइडेंस ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमारे वर्क को चेक कर पाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसे कोई न कोई चेक करने वाला हो, आपकी गलतियाँ आपको बता पाए। हमें हमारी गलतियाँ जल्दी नज़र नहीं आती, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत किसी न सही। किसी से उसे रिव्यू करवाइए, चेक करवाइए। सर, बहुत अच्छी बात बताई अनुराग जी। और इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि पेपर 2 में जो टाइम मैनेजमेंट है उसका भी बहुत बड़ा रोल है, ताकि वो जो हमारे 4 प्रश्न हैं वो सभी के सभी टाइमली हो जाएँ। मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट था सर। मेरी यही एक गलती थी और जिसको मैं हमेशा याद रखूँगा। तो सभी कैंडिडेट से सलाह है कि आप ये गलती मत कीजिए, दूसरों की गलतियों से सीखिए, बल्कि बजाय आप खुद गलती करें।
आप दूसरों की गलतियों से सीख के अपने अंदर सुधार लाइए, ये बहुत ज़रूरी है। और अनुराग जी, पेपर वन में कैंडिडेट्स को क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी आप प्रकाश डालें कि वो कौन सी गलतियां हैं जो कैंडिडेट्स। पेपर टू की आपने हमने बता दिया, टाइम मैनेजमेंट वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे का, ट्रांसलेशन का। पेपर वन में वो कौन सी गलतियां ना करें जहां से वो बेटर स्कोर कर सकते हैं। मतलब इन केस यदि कोई कैंडिडेट 165 स्कोर करना चाह रहा है तो 175 वहां से कैसे पहुंचे। देखिए सर, सबसे पहली बात कि आपका एम होना चाहिए 160, 70 को टच करने का, और उससे ऊपर लाएँ तो वो बहुत ही अच्छी बात है और वो आपको एक सेफ साइड में ले जाता है। इसके लिए आपको थोड़ी अलग स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ेगी बाकी कैंडिडेट से, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके मार्क्स 170 के अबव आ जाए, सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो इसके लिए आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा-सा डिफरेंट बनानी पड़ेगी। आपको अपनी अपनी कमी, आपके जो एरियाज़ हैं, जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, उनको पहचान करना बहुत ज़रूरी है। कहाँ से आप लैग कर रहे हैं, कहाँ पे कमियाँ आ रही हैं, वो आपको प्रैक्टिस से सॉल्व करने के समय पता चलती है, और उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, उसको छोड़ के आगे मत बढ़ जाइए कि चलो ये क्वेश्चन नहीं आया, चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, कोई बात नहीं, इतने गलत हो गए, इतने सही हो गए। तो आप मार्क्स निकालने की कोशिश मत रहिए, आप ये कोशिश में रहिए कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं और वो एरियाज़ कौन से हैं, वो फील्ड्स कौन से हैं, वो चैप्टर्स कौन से हैं। तो जी। ये बात हो गई सर। सर, और एग्ज़ामिनेशन हॉल की मैं बात करूँगा कि जी। मेरे साथ एक ऐसा अनुभव मैं अपना शेयर करना चाहूँगा, लोगों को मदद मिल सकती है उससे, कि मैंने हिंदी में, जैसे आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली इंग्लिश से कम समय लगता है, तो मैंने पहले हिंदी ऑप्ट किया था। मैंने हिंदी को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, उसके जी। बाद मैंने इंग्लिश का किया। लेकिन फिर भी मेरी एक प्रयास ये था, मेरी एक एम ये था कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं लास्ट में समय बचा पाऊँ। तो लास्ट में मेरे पास 15 मिनट्स के आसपास समय बच गए थे। उसके बाद मैंने एक क्लोज़ टेस्ट को फिर से, सारे क्वेश्चन मैंने रिव्यू किए, तो एक क्लोज़ टेस्ट को मैंने ऑब्ज़र्व किया कि फर्स्ट इंस्टेंस में मुझे उसके उसका जो सेंस समझ में आया था। अभी नेक्स्ट टाइम तो वो बिल्कुल डिफ़र हो रहा है, बिल्कुल एडवर्स हो रहा है एक तरह से। तो उसके उसको फिर से पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये तो बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो रही थी मेरे से। तो उसके सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन मुझे उसके आंसर्स चेंज करने पड़े, और इसका बहुत ही प्रभाव पड़ा फाइनल मेरिट पे। तो इस तरह से आप समय थोड़ा बचाने की कोशिश कीजिए अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में, जिससे कि आप क्वेश्चन्स को रिव्यू कर पाएँ। होता क्या है कि जैसे क्लोज़ टेस्ट है या कंप्रीहेंशन के पैसेज हैं या पैरा जंबल के हैं, तो फर्स्ट इंस्टेंस में हमें जो वो सेंस देता है, कभी-कभी हो सकता है वो हम गलत सेंस उसको ले रहे हैं, गलत वे में ले रहे हैं, और जब आप उसको नेक्स्ट टाइम रिव्यू करेंगे, तो हो सकता है कि आप जो एग्ज़ामिनर पूछना चाहता है, वहाँ तक आप पहुँच जाएँ। तो थोड़ा-सा समय बचाइए एग्ज़ामिनेशन हॉल में, जिससे कि आप चीज़ों को अपने आंसर्स को रिव्यू कर पाएँ। जी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और यदि हमारे पास समय रहेगा तो हम जिस क्वेश्चन के ऊपर हमने मार्क रिव्यू किया है, या हम कुछ क्वेश्चंस को वापस रिव्यू कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से टाइम मैनेजमेंट। और आप इस बात से एग्री करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस के साथ में आएगा। सो बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अनुराग जी, एक काफी विशेष प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं जानता भी हूँ, और आप भी निश्चित रूप से जानते होंगे, आप भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं, कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनको कई सालों से जो कोशिश कर रहे हैं, जिनको एक चांस हो गया, दो चांस हो गए, तीन चांस हो गए, जिनका एम ट्रांसलेटर का जो एग्जाम है ट्रांसलेशन ऑफिसर का वो बनना ही है, लेकिन वो कभी एक मार्च से, कभी दो से, कभी चार से छूट जा रहे हैं। उनका नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है किसी दुर्भाग्यवश। सो आप ऐसे कैंडिडेट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि उनको हिम्मत नहीं हार के और अपना सिलेक्शन श्योर करना चाहिए। सर, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा सर कि जॉब में रहते मुझे 5 साल हो गए थे, और हर 1 साल मेरा यही प्रयास था कि मैं कहीं न कहीं स्विच कर पाऊँ, किसी और जगह पे जा पाऊँ, जहाँ पे मैं खुद के करियर को अपग्रेड कर पाऊँ। तो ये आपको प्रयासरत तो हमेशा रहना ही रहना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि समय कम लगे। जैसे मेरे साथ भी समय ज़्यादा लग गया। मेरा भी प्रयास था कि मैं इसे जल्दी से जल्दी कर पाऊँ, लेकिन हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। हाँ, मेहनत हमारे हाथ में है, मेहनत कीजिए और स्ट्रेटजी अपनी अच्छी बनाइए। तो मेरे साथ तो क्वालिफ़िकेशन ही नहीं थी, तो इसलिए मैं अपीयर नहीं हो पाया, और क्वालिफ़िकेशन के बाद जो फर्स्ट अटेम्प्ट मिला, उसमें मुझे एसटीओ एसएसटी का सिलेक्शन हो गया उसके तौर पर। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं,
उनको मैं कुछ सलाह देना चाहूँगा और जी, अपने विवेक के अनुसार, बाकी वो खुद समझदार हैं, इतने लंबे समय से अगर मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो जी। कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, आप अपनी स्ट्रेटजी को रिव्यू कीजिए। हो सकता है आप आपकी स्ट्रेटजी में कुछ कमी हो, तो आप उनको रिव्यू कीजिए। अपने वीक पॉइंट्स को पहचानिए। सबसे बड़ी बात, वीक पॉइंट्स को पहचानिए, क्योंकि अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है कुछ कुछ वीक पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस वीक हो रही है एग्ज़ामिनेशन में, मार्क्स कम आ रहे हैं। तो अपने वीक पॉइंट्स को पहचानिए, उनको किल कीजिए, उनको रिज़ॉल्व कीजिए और अ, बिल्कुल धैर्य मत खोइए। जब तक आपका इसमें एज लिमिट बची हुई है, तब तक आप प्रयास कीजिए और बिल्कुल पॉज़िटिविटी से प्रयास कीजिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। एक बात और कहूँगा सर, इसमें जोड़ना जी। चाहूँगा, कभी-कभी होता है कि हमें अपनी कमियाँ नज़र नहीं आती है। आप अगर किसी की गाइडेंस अगर आपको मिल सकती है, तो वो ज़रूर लीजिए। ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं या फिर ऐसे टीचर्स जो जिनको काफ़ी लंबा अनुभव है ऐसे फ़ील्ड में, तो उनकी गाइडेंस लीजिए, वो आपको सही राह दिखाएँगे, सही मार्ग दिखाएँगे। जी, बिल्कुल अनुराग जी, मैं आपकी इस आखिरी वाली बात को मैं भी एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आजकल स्पेशली जो एसएससी, जीएचटी के लिए गाइडेंस की बात है या मेंटरशिप की बात है या कलीग होने की बात है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं, टेलीग्राम चैनल हैं। हम लोगों का भी ये प्रयास है कि जो भी वक़्त हमें मिल पाता है, हम लोग अभी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो हम लोग गाइड करते रहते हैं अपने पर्सनल टाइम से टाइम निकाल के, जो कि हम अपनी पढ़ाई के लिए या अपना जो हमारा एम है स्टडी के लिए वो दे सकते हैं। तो ये एक नैतिक कार्य है और इसके लिए वो कैंडिडेट्स भी जिनकी मैं बोलूँ फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए भी ऐसा कोई बहाना नहीं है कि उनको कोई पेड कोर्स नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे टेलीग्राम चैनल्स हैं, क्विज के ऑप्शन हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चैनल है या कोई एक ही अच्छा है। सब लोग जो जितने लोग भी प्रयासरत हुए हैं, उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और उन कैंडिडेट्स को स्पेशली जो फाइनेंशियल रूप से थोड़े स्ट्रक हैं, उनको तो ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि उनको कोई पेड कोर्स की आवश्यकता है। वो अपनी तैयारी जो दूसरे के साथ में जो किसी कैंडिडेट्स के साथ मिलके या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ मिलके या किसी ग्रुप में शामिल होके वो अपनी तैयारी कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। स्पेशली कोई पेड कोर्स लेने के लिए जाना और फिर ये सोचना कि मैं उसको किसी पेमेंट की वजह से नहीं ले पाया, तो वो सोचने से हमारा मोटिवेशन लेवल कम होगा और हम कम परफॉर्म कर पाएंगे। आपका क्या कहना है इस बार? बिल्कुल। मैं बिल्कुल सर एग्री करता हूँ आपकी आपके विचारों से। जैसे कि मैं अपने बारे में भी बताऊँ कि मैंने किसी कोर्स की सहायता नहीं लिया था, ना ही मैंने किसी कोर्स में एडमिशन लिया था, किसी कोचिंग में एडमिशन लिया था। ये एसएससी का जो एग्ज़ामिनेशन है, मैं लास्ट में सभी कैंडिडेट्स को कहना चाहूँगा, उन्हें ये बात पता भी है कि ये जो आपको पे ग्रेड देता है, जो एक लेवल का जॉब देता है, लेवल 7 और 6 का, वो बाकी एग्ज़ाम्स में आप उसमें कॉम्पिटिशन देख लीजिए, एसएससी सीजीएल है और भी एग्ज़ाम्स हैं, तो ये आपको बड़ी ईज़िली एक अच्छे ग्रेड पे, एक अच्छे ओहदे पे पहुँचाता है और काफ़ी काम भी इसका जो ऐसा है वो काफ़ी ज़िम्मेदार पूर्वक है, आपको आगे भी बढ़ने का मौका देता है। आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप ट्रांसलेशन के साथ जो आपके ऑफ़िशियल ट्रांसलेशन वर्क हैं, उसके साथ-साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप अपने स्तर पे भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो ये पूरा फ़ील्ड ही ब्रॉड है और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ़ एक ऑफ़िस में रह के ही काम करना है, आप ऑफ़िस का काम करिए, उसके साथ-साथ आप विश्व स्तर पे ऑनलाइन भी कहीं भी आप जी। अपना अपने काम काम की सहायता से, अपने नॉलेज की सहायता से आप लिमिटलेस होके आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बढ़ सकते हैं। तो ये आपको बहुत अपॉर्च्युनिटी देता है और सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी तो ये है कि ये आपको लेवल 6 और 7 की जॉब डायरेक्टली देता है और इसके बाद प्रमोशन भी अच्छे होते हैं इसमें। तो ये मोटिवेशन तो आपके अंदर हमेशा रहनी चाहिए इन बातों का और मेहनत करते रहिए और होना सक्सेस इसमें है ही अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप अपने वीक पॉइंट्स को पहचानेंगे, तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। बहुत अच्छी बात कही अनुराग जी आपने और काफी बातें हमने कवर कर ली हैं इसमें कैंडिडेट्स के, स्पेशली जो इस बार अपियर कर रहे हैं उनके लिए। फिर भी अनुराग जी, इन केस आपको कुछ भी सलाह देनी हो जो कैंडिडेट्स अभी एग्जाम में अपियर करने वाले हैं,
और जो हमने अभी तक कवर नहीं किया है ऐसा कोई पॉइंट, तो क्या वो आप बताएंगे एक बार फिर से कैंडिडेट्स को, ताकि उनकी जो सफलता है वो निश्चित हो सके, और वो जो अपने कंपिटिटर्स हैं, स्पेशली जो अभी आपने एक बात कही कि कंपटीशन कम है, तो ये एक बेसिकली दो धारी तलवार की तरह है। इसकी वजह से लोग जो तैयारी है वो भी उसी हिसाब से, काफी लोग हैं बहुत ही लाइटली लेते हैं कि 1 महीना बच गया है, 2 महीने बच गए, मैं निकाल लूंगा, हो जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कंपटीशन कम की बात जो मैंने कहा वो बाकी एग्जाम्स से तुलना के रूप में मैंने जी कहा था, कंपैरिजन में कहा था। लेकिन अगर सिर्फ इस एग्जाम के बारे में देखें तो कंपटीशन कम नहीं है। जितनी भी सीट आएगी 307 जो भी सीट होगी 310 के आसपास, उतने कैंडिडेट्स तो कंपटीशन में होंगे ही जो बिल्कुल एलिजिबल होंगे, लायक होंगे, उतना उनके पास उतनी स्ट्रेंथ होगी, बल्कि उससे ज्यादा होंगे, 600 के आसपास होंगे, 1000 के आसपास होंगे। तो आपको उनसे compete करना है, उनसे आपको अपनी अपनी जगह छीननी है। तो कंपटीशन तो रहेगा ही, हर एग्जाम में रहेगा। बस मैं कंपैरिजन कर रहा था बाकी एग्जाम से। बाकी एग्जाम से कंपैरेटिवली थोड़ा कम कंपटीशन है। लेकिन कंपटीशन आपको यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं जीएसटी के, उनसे तो आपको कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। कंपटीशन का ही दौर है, कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगी। जॉब में जाने के बाद में मिलेगी, आपको अपने अपने जीवन में भी मिलेगी। तो ये बात है सर। और अ, जो ऐड करने वाली बात है, मैं ये कहूँगा कि जो भी कैंडिडेट्स इस बार अपीयर हो रहे हैं और उनका इसी बार के एग्ज़ाम के लिए प्लान है और वो बिल्कुल एम बना के तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट कीजिए, टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस सेट दीजिए और बहुत सारे टेस्ट दीजिए और जी प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। साथ ही साथ आप थोड़ा-थोड़ा एस्से राइटिंग और ट्रांसलेशन को भी साथ लेके चलिए। हो जी सकता है आपको समय कम मिले क्योंकि हमने पिछले ट्रेंड में देखा कि ज़्यादा समय नहीं मिला था। टोटल 6 मंथ के पीरियड में प्री और मेंस फॉर्म एप्लीकेशन हर चीज़ सब कुछ कंप्लीट हो गया था, रिजल्ट डिक्लेरेशन भी। तो हो सकता है आपको ज़्यादा समय ना मिले, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल पे, आपके नॉलेज पे। जैसे मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे उतना समय नहीं लगा पेपर 2 के लिए तैयार करने में। मैंने मेरी जो वीकनेस थी, मेरी जो कमी थी वो मैंने बताया कि मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। लेकिन सबके साथ ये डिफर कर सकता है, सबका एक्सपीरियंस, सबकी जी नॉलेज, सबकी जो जर्नी है वो डिफर कर सकती है। इसलिए आप अपने हिसाब से ये तय कीजिए कि आपको कितना समय चाहिए मेंस के लिए, कितना समय चाहिए प्री के लिए। अपने हिसाब से आप देखिए, उस हिसाब से अपना एक रूटीन चार्ट बनाइए, उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए और उतनी ही मेहनत कीजिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। सभी की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, सभी की जर्नी अलग है। तो अगर आप इस बार अपीयर हो रहे हैं, अपने सिलेबस को कवर कीजिए और अपनी कमी को पहचानिए। साथ ही साथ आप मेंस को भी साथ लेके चलिए, थोड़ा-थोड़ा उस पे ध्यान देते रहिए, थोड़ा-सा इससे और थोड़ा-सा ट्रांसलेशन वर्क कीजिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर भी प्लान कर रहे हैं और अगर आप इस बार नहीं अपीयर हो रहे हैं या फिर आप एलिजिबल नहीं है इस बार अपीयर होने के लिए, तो आप बृहद स्तर पर तैयारी कीजिए और जो वीक पॉइंट्स हैं, उनको पहचान कीजिए। कम्प्रिहेंशन के तौर पे आप रीडिंग कीजिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आप ट्रांसलेशन वर्क भी करते रहिए। जी अनुराग जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपने ज्वाइन भी कर लिया है एज एसटीओ। सो ज्वाइन सर, करने के बाद, तैयारी करने के दिन से, जब से आपने तैयारी करना शुरू किया, वर्षों की आपकी मेहनत है, उसके बाद आपकी जो स्पेसिफिक तैयारी हुई एग्जाम के जस्ट पहले, फिर इतना लंबा समय ज्वाइनिंग तक लगा, तो ज्वाइनिंग करने के दिन क्या सेटिस्फेक्शन लेवल था? तो वो भी आप एक बार बताएं तो कैंडिडेट्स को वो भी अच्छा लगेगा कि सर वो फीलिंग कैसी होती है। फीलिंग तो बहुत ही लाजवाब होती है सर और बिल्कुल उसे हम एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, इतनी खुशी मिलती है आपकी वर्षों की मेहनत। और जिस दिन रिजल्ट आया था सर, ज्वाइन से ज़्यादा खुशी तो मुझे रिजल्ट के दिन आई थी क्योंकि वो एक आप उस जर्नी जर्नी में आप चलने लगते हैं कि हो आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आप ज्वाइन करेंगे, अब आप ज्वाइन करेंगे। तो वो सिलेक्शन के बाद तो वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है आपके सिलेक्शन का। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है, सबसे बड़ी खुशी उस दिन होती है। उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मेरे 3 ही क्वेश्चन हो पाए थे, 1 क्वेश्चन छूट गया था। मुझे विश्वास ही नहीं था कि मेरा जीएसटी भी मिल पाएगा। तो इस हिसाब से मुझे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा और फॉर्चुनेटली मुझे एसटीओ मिला, एसएसटी मिला, जिसके लिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। तो उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई
और आपको भी नींद नहीं आएगी जब आप सेलेक्ट होंगे और इसी नींद ना आने के लिए आप मेहनत कीजिए, इस खुशी के लिए मेहनत कीजिए, यही आपका जुनून होना चाहिए, यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने अनुराग जी। और ये तो स्पेशली जो आपने कहा कि यदि उस दिन आपको नींद नहीं आएगी खुशी में, उसके लिए आपको अभी जी, नींद त्यागनी पड़ेगी, अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ज्वाइनिंग करने के बाद में, वो भी आपने बताया, वो भी आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो आपका जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, संघर्ष है, उसके अनुसार मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी भी आप रुकने वाले नहीं हैं। तो आप अभी भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं, और आई बिलीव कि फ्यूचर के लिए भी कुछ प्लानिंग होगी। तो बिल्कुल। कुछ साझा करेंगे आप? बिल्कुल सर, अभी तो जैसे लेवल 7 की जॉब है, तो अब हम इससे नीचे के लिए तो प्रयास कर नहीं सकते। अब हमें और आगे अगर बढ़ना है, आगे ही देखना है कुल मिला के, तो आगे के जो भी हमारे लिए ऑप्शंस बच रहे हैं, उसमें मैं कोशिश करना चाहूँगा, जैसे कि स्टेट पीसीएस है और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जब मान लीजिए अगर मुझे 3 साल तक यहाँ रहने का मौका मिलता है, उसके बाद मैं असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर हिंदी भाषा अधिकारी के रूप में भी अप्लाई कर सकता हूँ। के एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, जहाँ पे आपको लेवल 10 की जॉब मिलती है। तो कैंडिडेट्स के लिए ये भी आगे बढ़ने का एक मौका होता है। अगर आप 3 साल, 4 साल एज़ ए एसएसटी काम कर लेते हैं, तो आपको लेवल 10 पे सीधे जाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मौका मिल सकता है और उसी के साथ-साथ मैं सिविल सर्विसेज़ स्टेट सिविल सर्विसेज़ को भी में भी प्रयास करना चाहूँगा। तो ये सर मेरे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ और प्लान कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अनुराग जी, आपके जो भी टारगेट्स हैं वो पूरे हों, और सिविल सर्विसेज में भी हम आपको देखें, और उसके साथ साथ जब तक वो होता है, या उसके साथ साथ आपको एडी बनते हुए भी हम देखें। तो बहुत ही अच्छी बातचीत रही आपसे। और इससे सर पहले कि हम साइन ऑफ करें, आपकी तरफ से सभी तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए एक आखिरी वाक्य आप क्या कहना चाहेंगे? एक आखिरी बात। आखिरी वाक्य ये है कि आप सभी मेहनत कीजिए, बिना ये सोचे कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा। आप किसी और से तुलना मत कीजिए, सबकी अपनी जर्नी है, सभी का अपना बैकग्राउंड है। तो आप किसी और से तुलना मत कीजिए कि किसकी पढ़ाई कितनी है, किसके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आप अपनी अपनी कमियों को पहचानिए और अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और एग्ज़ाम में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, अगर आप बिल्कुल साफ मन से तैयारी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो। मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी आपने बात कही है। और जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इन सब बातों को, जितने अभी नहीं, आपने पूरे इंटरव्यू में जो भी बातें कही हैं, ये सर, इंटरव्यू भी एक ऐसा बिल्कुल, अनुराग जी, हमारी बात हुई थी इसके बारे में, ये एक इनफॉर्मल थी, एक बातचीत थी, स्पेशली उन कैंडिडेट्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको बताने के लिए कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो एक्सपीरियंस है, स्ट्रेटेजी है, गलतियां हैं जो हमने बिल्कुल, की हैं, उससे भी आप सीखें। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप सब लोगों को, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिले। लेकिन वक्त आपके बिल्कुल। पास कम है, और जो भी आप जितना भी समय निकाल सकते हैं आप निकालें। तो अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। क्योंकि ज्वाइन करने से पहले तो आपके पास समय था थोड़ा, लेकिन ज्वाइन करने के बाद वीकेंड था, उसमें भी आपने समय दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं भी बहुत धन्यवाद आपको बोलूँगा कि आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आमंत्रित किया और अपने विचार आपके साथ कैंडिडेट्स के साथ साझा करने का मौका दिया। तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। लोगों तक मेरी बात पहुँच पाएगी, मैं उनसे मुख़ातिब हो पाऊँगा आने वाले समय में। तो इसलिए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और आपको बहुत धन्यवाद और इस प्लेटफ़ॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए, इस तरह से जो आपने मुहिम चला रखी है कैंडिडेट्स को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो आज आज बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स जो भी एस्पायरेंट्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको एक गाइडेंस प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। तो ये देख के बहुत खुशी होती है, जो मेरे समय में नहीं था। कुछ गाइडेंस थी, लेकिन कंप्लीट गाइडेंस की कमी थी, जो आज पूरी हो पा रही है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, ये तो हमारा साझा एक प्रयास है।
और हम कोशिश करेंगे जो हमारे जैसे साथ आपने के। कहा, एक नैतिक ज़िम्मेदारी भी है हमारी। जी, बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो हमारे पास में है, ज़िंदगी में और क्या सर, है जो हमारे पास में इन केस हमको बाँट सकते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग विदाउट एनी किसी स्वार्थ के या किसी और बात के। और सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट, और आपको भी ऑल द बेस्ट, आपको अपने आगे के ड्रीम चेज़ करने के लिए। थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू। नमस्ते।